दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 151 टू 160 की होगी। आप PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, ब्राउन लेबल ATM का स्वामित्व सार्वजनिक बैंक का होता है, किंतु उनका संचालन किसी अन्य निजी पक्ष के द्वारा किया जाता है। इसमें दो बातें, एक तो है स्वामित्व और दूसरा है संचालन, और ये दोनों ही सही है। स्वामित्व किसी बैंक का होगा, लेकिन संचालन कोई भी अन्य पक्ष कर सकता है, तो ये ठीक है। व्हाइट लेबल ATM का स्वामित्व एवं संचालन बैंक का नहीं होता है, एवं इस तरह के ATM RBI के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी ATM है वो सभी इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत हो गया। बाकी ऊपर वाला ठीक है कि स्वामित्व एवं संचालन बैंक का नहीं होता है। इसमें हो जाएगा केवल एक। ATM तीन प्रकार के होते हैं। पहला बैंक लेबल, इसमें स्वामित्व और संचालन बैंक का होता है। ब्राउन लेबल में स्वामित्व बैंक का, लेकिन संचालन कोई अन्य पक्ष कर सकता है। व्हाइट लेबल में स्वामित्व संचालन नॉन बैंक एजेंसी करती है, लेकिन ये तीनों के तीनों पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पूछा गया है, इसमें हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। पहला, निजी क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं के विभाग में आवेदन किया जाता है। गलत है दोस्तों, ये आवेदन करना होगा RBI में। निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की अनुशंसा सबसे पहले M नरसिम्हा समिति 1991 के द्वारा की गई थी। ये एकदम सही है। निजी क्षेत्र का बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, किंतु अधिकतम कोई सीमा नहीं, अधिकतम भी सीमा है। अधिकतम 5000 करोड़ रुपए की सीमा है, तो ये गलत हो गया। असत्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा B, 1 और 3। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी न्यूज में यस बैंक का आपको पता है कि क्या सीन रहा था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की अनुशंसा M नरसिम्हा समिति 1991 के द्वारा की गई थी, और इस अनुशंसा के बाद 3 राउंड में उनको लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका मतलब ये है कि अलग अलग राउंड में एप्लीकेशन ली गई थी और उसके बाद उनको लाइसेंस प्रदान किया गया था। तो पहला राउंड था 1993 का, जिसमें ICICI, HDFC इन बैंकों को लाइसेंस मिला। दूसरा राउंड था 2001 में, इसमें इंपॉर्टेंट है यस बैंक। तो यस बैंक को जो लाइसेंस मिला था वो सेकंड राउंड में मिला था। थर्ड राउंड में बंधन और IDFC जैसे बैंकों को मिला था। इसके बाद 2016 में पॉलिसी में बदलाव होता है। अब जो पॉलिसी है वो है ऑन टेप लाइसेंस की। जैसे मान लो अगर ड्राइविंग लाइसेंस हमें प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, जाकर बस अप्लाई किया और हमें लाइसेंस मिल जाता है। तो वैसे ही अब निजी क्षेत्र के बैंक जब चाहे तब अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई राउंड का सिस्टम लाया जाएगा कि आपको निश्चित टाइम दे दिया, उसी टाइमिंग में आपको एप्लीकेशन लगानी है, ऐसा नहीं है। अब आप जब चाहो तब आप एप्लीकेशन लगा दो, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें रख दी गई, जैसे किसी भी भारतीय निवासी NBFC एवं प्राइवेट कंपनी के द्वारा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल और अधिकतम 5000 करोड़ रुपए। और RBI जो भी CRR SLR 25% शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी शर्तें जो भी पालन करवाती है वो करना पड़ेगा। और अप्लाई कहाँ होगा, RBI की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी में। देखते अगला क्वेश्चन। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसमें हो जाएगा IMF। देखते अगला क्वेश्चन। भारत में सोइल हेल्थ कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत 100% वित्त का वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, सोइल हेल्थ कार्ड एक बड़ी स्कीम है, इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के तहत इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्यों के सपोर्ट के बिना ये थोड़ी सी दिक्कत है इसको क्रियान्वित करने में। तो दोनों के द्वारा केंद्र राज्य सरकार के द्वारा वित्त का वहन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष किसान के द्वारा अपनी भूमि की जांच करके इस कार्ड में अपडेट किया जाता है। अगर प्रत्येक वर्ष किसान करेगा तो उसे कितनी दिक्कत हो सकती है कि उसकी जांच करना, फिर लेबोरेटरी में जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद वापस उसको पास आएगी कि आपको ये फसल लगानी है, मिट्टी की है, तो दिक्कत होती है। तो इसकी जांच होती है हर 3 वर्ष में, और 3 वर्ष के बाद उसको अपडेट करना होता है। तो इसमें दोनों ही गलत है, C आंसर इसका सही है। सोइल हेल्थ कार्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र एवं राज्य वित्त का वहन कर रहे हैं। इसके तहत 12 पोषक तत्व एवं मानकों को सम्मिलित किया गया है। अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाता है कि सोइल हेल्थ कार्ड में सभी मिट्टी के पोषक तत्व एवं मानकों को सम्मिलित किया गया है, तो गलत हो जाएगा। इसमें केवल 12 ही है। एक इंपॉर्टेंट बात है। और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अपनी भूमि की जांच की जाती है और कार्ड में अपडेट किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पूछा क्या है, सत्य कथन।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाया गया। एकदम सही बात है, ये भी रिसेंट की न्यूज है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC एक सांविधिक निकाय है, नहीं गलत हो गया, तो यही पे गलत हो गया, लेकिन इसकी सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ ये ठीक बात है, लेकिन ये सांविधिक निकाय नहीं है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, इसके दो कंपोनेंट है। पहला है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये दो संस्थाओं से मिलकर बना था, CSO और NSSO। दूसरी इसका कंपोनेंट है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। ये विंग क्या काम करता है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड डेवलपमेंट स्कीम का असेसमेंट करता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम का असेसमेंट करता है और मॉनिटरिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रोजेक्ट की जो भी चल रहे, तो ये इसके काम है। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक, और सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा विकास बैंक के निर्माण की बात की गई थी, डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार नरसिम्हा समिति की अनुशंसा के आधार पर विकास बैंक की स्थापना की बात की गई थी। नहीं दोस्तों, गलत है। नरसिम्हा समिति ने तो विकास बैंकों की स्थापना की नहीं, बल्कि उनको समाप्त करने की बात कही थी, तो ये गलत हो गया। विकास बैंक के द्वारा मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को प्रदान किए जाते हैं, ये ठीक है। यह बैंक सामान्य लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते, बल्कि बॉन्ड के माध्यम से एवं एक्सटर्नल लोन्स के माध्यम से वित्त का प्रबंधन करते हैं, ये ठीक है। तो सत्य कथन हो जाएगा B 2 और 3, पहला गलत हो गया। यह मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान है। यह आम जनता की स्वीकार नहीं करते हैं एवं अपने वित्त का प्रबंधन बॉन्ड एवं बाह्य बाजार से करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई और ये पहला ही डेवलपमेंट बैंक होगा, ऐसा नहीं है। आज अपना देश आजाद हुआ, उसके बाद में डेवलपमेंट बैंक बने थे, जैसे 1948 में IFCI, SFI, ये सभी डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल है। तो अगर यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि अभी रिसेंट में पहला डेवलपमेंट बैंक स्थापित होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इन बैंकों को समाप्त करने की बात की थी नरसिम्हा समिति, 1998 में आई थी, सेकंड उसने। क्यों की थी? क्योंकि इन जो बैंक थे उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं था, उनमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, और उसके साथ वो सही तरीके से जिस उद्देश्य के लिए उनको स्थापित किया गया था वो उद्देश्य वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने विकास बैंकों को समाप्त करने की बात करके दो श्रेणियों में इनको लाने की बात किया, तो इनको बैंक बना दो या फिर इनको नॉन बैंक की श्रेणी में ले आओ। देखते अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में हमें बताना कि इसका नियमन कौन करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में ये चर्चाओं में है, क्योंकि इस पर जो शुल्क लगती थी वो समाप्त कर दी गई है। तो भी आप अगर ट्रांसफर करते हो अपने पैसों का इनके माध्यम से, तो आपको 0 रुपये पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, पहले लेकिन शुल्क लगती थी। तो इसका रेगुलेशन कौन करता है? RBI। लेकिन NPCI इसमें एक कंफ्यूजन का है कि NPCI ATM का संचालन करता है और साथ में जो भी आप UPI से पैसा ट्रांसफर करते हो उसका, लेकिन RTGS और NEFT का कौन करता है? RBI। RTGS के तहत आपको हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, वो कितना है क्या वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखना RTGS में उच्च मूल्य के और NEFT में 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक पैसों का ट्रांसफर किया जाता है। रेगुलेशन RBI करेगा दोनों को, और जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है वो NPCI के द्वारा संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, एकदम सही बात है। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी एक केंद्र प्रायोजित योजना थी और यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सही है। इस योजना के तहत भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं कृत्रिम उर्वरक एवं कीटनाशक में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा, यह भी सही है। इससे एनवायरमेंट को भी फायदा होगा और इकोनॉमी को भी। कैसे होगा वो देखते हैं। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत भारत में कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों को हतोत्साहित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट को फायदा होगा, सॉइल जो पोल्यूशन है वो सब में हमें निजात मिलेगी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इन सभी का यूज किया जाएगा। इससे एक तो ये फायदा है कि यूरिया सब्सिडी जो सरकार के द्वारा दी जाती है वो कंट्रोल में आ गई और फिस्कल डेफिसिट सरकार का कम होगा, तो इससे इकोनॉमी को भी फायदा है। तो ये इकोनॉमी एनवायरमेंट दोनों के पर्पज से बेनिफिट देगी। इसके तहत 50 किसानों का एक समूह बनाकर ऑर्गेनिक खेती का क्लस्टर बनाया जाएगा, ये ठीक है। अच्छा, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अगर एक किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए
प्रमोट किया जाएगा। तो आप सपोज करो अगर एक किसान एक खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहा है लेकिन दूसरे में फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है तो फिर ये दिक्कत है। तो इसलिए 50 किसानों को समूह बना करके या 50 खेतों में एक साथ करवाई जाएगी, जिससे एक हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत फायदा मिल सके। प्रत्येक किसान को 3 वर्षों तक 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है और हमें बताने की वो फसलें कौन कौन सी है। चावल, गेहूं और दलहन इसका सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन। भारतीय सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडियों को, हम थोड़ी देर पहले सब्सिडियों की बात कर रहे थे, हमें बताना है घटते हुए क्रम में बताने की सरकार कितना पैसा इन पे खर्च करती है। तो हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे अधिक सब्सिडी जिस पर पैसा खर्च करती है वो है फूड सब्सिडी। तो इसमें देखो एक कहाँ है, ये बी और सी तो वैसे गलत हो गए। अच्छा, फूड के बाद किस पर है, वो है फर्टिलाइजर। तो 1 और 4 दोनों ए और डी में है। इसके बाद है फ्यूल सब्सिडी और अंत में है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 4, 2, 3। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सब्सिडी दी जाती है और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं। देखो सबसे अधिक सब्सिडी दी जाती है फूड सब्सिडी, उसके बाद फर्टिलाइजर और फिर फ्यूल। तो आप 3F ध्यान रखना, ये है 3F, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल। आप ये दो तो साथ में याद रख सकते हो कि फूड हमें जो भी होते हैं खाद्यान्न वगैरह, उनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी तो हम किसका यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का। तो हम थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहे थे, यूरिया सब्सिडी की, वो यही है। और फिर फ्यूल आ जाएगा। और 4 नंबर पे इंटरेस्ट सब्सिडी और लोन, जैसे फार्मर, एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन दिया जाता है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और 5 पे अदर कुछ और भी है, जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, कॉटन और जूट पर सब्सिडी, वो सब आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 ध्यान रखना आप, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।